हेलो फ्रेंड्स, आज ये दोनों सितारे हमारे साथ बैठे हैं। स्वयं साहू, इनका ऑल इंडिया रैंक 15th है सीए इंटरमीडिएट में, और समीर पटेल आपका 17th रैंक है बेटा, बहुत बहुत बधाई। सीए इंटरमीडिएट में बोध रूप निकालना अपने आप में बड़ी बात है, उसमें से ऑल इंडिया रैंक हासिल करना और वो भी 15th और 17th। तो नेचुरली आप लोगों ने जो भी किया है, जो भी तैयारी की है, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो आने वाली जो बैचेस उनको बहुत काम आएंगे। मैं आपसे लॉ के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि लॉ में स्वयं का है 76 मार्क्स और समीर का है 72 मार्क्स। तो थ्योरी सब्जेक्ट में 70 प्लस मतलब प्रैक्टिकल के 90 प्लस के बराबर होता है, क्योंकि थ्योरी में एग्जामिनर को बहुत सारे मार्क्स काटने का अधिकार होता है। उसमें इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले, और ये जो इंटरव्यू नेचुरली जो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम में और जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बड़े काम का है, तो हम लोग उन्हीं के एंगल से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। बेटा सबसे पहले ये बताओ कि एक नॉर्मली परसेप्शन क्या होता है कि लॉ में मार्क्स नहीं मिलते, एक स्टूडेंट का ही माइंड सेट रहता है, तो उसके लिए मतलब आपका क्या कहना है? मतलब ऐसा कुछ आपके ज़बरदस्ती मार्क्स कटे या मार्क्स मिलते हैं, क्या लगा आपको मार्क्स देखकर? सर लॉ एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मतलब थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसको स्कोप है कि मार्क्स कटेगा, लेकिन एक पहले से ही जनरल परसेप्शन बना लेना कि मार्क्स तो कटना ही है, जितना भी पढ़े मतलब जितना भी लिखिए मार्क्स तो कटने हैं, ये बात गलत है। मतलब मार्क्स कटता है, लेकिन ऐसा है कि एक नॉर्मल तरीके से कटता है। और जैसे हम लोग अगर पूरा लैंग्वेज यूज़ करें अच्छे से, जो बुक का लैंग्वेज है, तो उसमें स्कोप कम हो जाता है कि कहीं पे एग्जामिनर मार्क्स काट सके। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे थ्योरी में क्या पूरा रटना पड़ता है क्या, या आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करके आपने क्या किया? नहीं सर, लॉ के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें तो कोई रटना वाला ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। मतलब इसमें तो प्रोविज़न पढ़ते ही समझ आ जाता है और एक अपना नॉर्मल लैंग्वेज में माइंड में रिटेन भी हो जाता है। तो मैं तो बेसिकली जो कीवर्ड्स रहते थे उसी पे फोकस करता था। बाकी आंसर फ्रेमिंग पे थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी रहता है, बाकी कीवर्ड्स को ही मेनली फोकस है, उसमें अगर कर दिए तो हो जाता है उससे। मतलब कुल मिला के बच्चों, आप लोग को ये घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे को लॉ याद नहीं हो रहा है। याद किसी से नहीं होता, केवल टेक्निकल वर्ड्स जो हैं उनको पकड़ के और उसके बाद में आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते यस हैं। सर। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में खासकर जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखता है, तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप लोग एग्जाम में करके आए? सर एक जो सीक्वेंस आप बताए थे कि पहले तो जिस सेक्शन से वो क्वेश्चन है उस सेक्शन को लिख दो, सेक्शन को हाईलाइट करके, फिर उसके बाद प्रोविज़न से चालू करो, उसके बाद जो क्वेश्चंस में उसको रिलेट करके प्रोविज़न से कैसे रिलेट हो रहा है वो बताना है, और लास्ट में कंक्लूजन देना है। तो लॉ में तो लगभग सारे क्वेश्चंस का यही सीक्वेंस रहता है कि इसी सीक्वेंस में बनाना है। ओके, मतलब ये पैटर्न जो है कि आप पहले प्रोविजन लिख दो जो भी पूछा गया है, उसके बाद में फैक्ट लिख दो, फिर कोरिलेट कर दो और आखिरी में अगर है तो कंक्लूजन हाँ, दे दो। सारे क्वेश्चन में यही यही अप्रोच था। यही अप्रोच था। अच्छा, जब क्या होता है जब क्लासेस चलती है, जैसे अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं जिनका सितंबर अटेम्प्ट है, तो डेली बेसिस पे जब क्लासेस चलते रहती तो तैयारी का पैटर्न कैसा रहना चाहिए लॉ में? सर आप जो क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, जैसे आज कोई सा सब्जेक्ट आज कोई सा चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ लिए, तो कल कल का जो दिन रहता है उसमें आप वो जो पिछले दिन पढ़े थे उसका जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें एक डर बना रहता है कि अगर मेरे से पूछ दिए और मैं नहीं बता पाया तो फिर क्या होगा करके। तो उस वजह से हम लोग रिवाइज करना चालू कर देते हैं, और वो जो रिवीजन रहता है कि मतलब आज पढ़ें और आज ही जाके रिवाइज कर लिए, उसको एक बार देख लिए, तो वो मतलब बेस्ट होता है। मतलब बाय फोर्स। अच्छा मैं ये बताया, तो हमारे एक्सेल में सिस्टम में हम लोग जब भी कोई क्लासेस लेते हैं, तो आज जो हमने किया तो नेक्स्ट डे हम लोग आके क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो बच्चों को एक टारगेट मिलता है मेरे ख्याल से यस ना, सर। उससे आप लोग को एक टारगेट मिलता है और बाय फोर्स ही चीज़ें होती है, मतलब उसके द्वारा जो तैयारी होती है उसका आपको फायदा मिला। आपको क्या लगता है बेटा, आपने क्या तैयारी, कोई पर्टिकुलर ऐसा लॉ पढ़ने का कोई ऐसा टाइम आपने डिसाइड किया था? कई बार होता है ना कि थ्योरी कब पढ़ना चाहिए वो भी स्टूडेंट के मन में आता है, तो कैसा क्या आपने प्लान किया बेटा? सर ऐसा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। जैसे आप पढ़ाते थे वो इजी टॉपिक ही रहता था, तो हम जो क्लास में पढ़ते थे उसका आप पूछने वाले रहते थे, तो उस क्लास के पढ़ने के जो ब्रेक रहता था 15 मिनट का, उसी 15 मिनट में वो इनफ टाइम था कि वो आज का जो पढ़े थे वो रिवाइज कर सकें। फिर अगले बार आप अगर आ रहे हैं पूछने वाले हैं तो ब्रेक से पहले ही कुछ टाइम रहता था, उसी में कर लेते थे, अच्छा, तो क्लास में हो जाता था लॉ तो। और ये बताओ बेटा, जैसे एक्सेल में वीकली टेस्ट होते हैं,
तो वो जो वीकली टेस्ट के थ्रू आपकी जो तैयारी हुई होगी लॉ की, तो वीकली टेस्ट का कैसा आपको फ़ायदा मिला, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? सर वीकली टेस्ट के बहुत फ़ायदे मिलते हैं सर। सर हमें को समझ नहीं आता सर कहाँ से शुरू करें, कहाँ का कौन सा टारगेट को उठाएं, कौन से चैप्टर से पढ़ें। तो वीकली टेस्ट में हमको हमेशा टारगेट मिल जाता है कि ये चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में, तो इसको पढ़ना ही है। तो वीकली टेस्ट के लिए अलग से एक टाइम रखते थे, बाकी सारे सब्जेक्ट के अलग से टाइम रखते थे। तो इसके लिए जो पोर्शन नहीं भी हुए हैं तो टेस्ट है तो उसके डर से पढ़ते थे, जो नहीं आ रहे उसको दोस्त से भी पूछ लेते थे, तो उसमें वीकली टेस्ट में पूरा कवर हो जाता था। मतलब वीकली टेस्ट का फ़ायदा मिला बेटा, आपको स्वयं क्या लगता है वीकली टेस्ट के बारे में? वीकली टेस्ट में एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर क्लास चलती आ रही है तो हम लोग ऐसा कोई एम नहीं रहता है कि हाँ अगले हफ्ते तक मेरे को इतना रिवाइज़ करना है। लेकिन वीकली टेस्ट जब रहता है तो एक एम बन जाता है कि हाँ इतना सिलेबस तो आने वाला है तो ये करना ही पड़ेगा। तो हम लोग मतलब जो एमलेस रहते हैं वो अपना बन जाता है कि इतना पढ़ना ही पड़ेगा कुछ भी करो। तो उससे मतलब उसके लिए कुल मिला के मेरे को आप लोग की बात से एक चीज़ समझ आ रही है कि टारगेट्स होने बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्योंकि जब टारगेट मिलता है तो आदमी उसको अपने आप को पुश करता है ना। अच्छा ये बताओ कि जैसे यहाँ पे जो क्लासेस चलती है, कई बच्चे क्या होते हैं आजकल ऑनलाइन सुविधा हो गई है, पूरे लेक्चर ऑनलाइन ऐप में भी मिलते हैं, है ना। तो आप लोग क्या ऑनलाइन भी कभी आते थे क्लास में? क्योंकि कई जो आजकल बच्चे होते हैं ना फेस टू फेस वाले, वो कई लोग को लगता है कि चलो अभी ऑनलाइन कर लेते हैं आज। तो आप लोग ने क्या डिसिप्लिन मेंटेन किया कि आप भी दोनों की कभी फेस टू फेस आ गए, कभी ऑनलाइन आ गए? नहीं सर, मैं सबको और एक बार मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, जैसे ऑनलाइन में कुछ शिफ्ट हो गया, तो आपको कोई डिफरेंस महसूस हुआ क्या कि यार फेस टू फेस बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? ऐसा क्या लगता है आपको? सर मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगा कि ऑफलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो इन्वायरमेंट मिलता है वो ऑनलाइन में कभी मिल नहीं सकता है सर। मतलब टीचर सामने है तो वो आपको देख रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक अलग तरीके से पढ़ाई होगा, और कोई आपके सामने है ही नहीं, फ़ोन पे देख के अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक दूसरा इन्वायरमेंट बन जाता है। और ऐसा कभी ऑनलाइन तो मतलब एक आध दिन जैसे बैकलॉग लगा तो करना पड़ा होगा, तो उसमें ये मैं डिफरेंस नोटिस किया कि मतलब जो अंडरस्टैंडिंग क्लास में बैठ के मिलती है वो सर ऑनलाइन जाते हैं तो उतने मिल नहीं पाती। तो अब एक चीज़ मेरे को ये मैं इंटरप्रेट जो कर पा रहा हूँ आपको, अगर ऑल इंडिया रैंक जिसका 15 आया है वो अगर बोल रहा है कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो एक जनरल स्टूडेंट है वो तो बहुत ही उसको तकलीफ होगी अगर वो ऑनलाइन चीज़ें करना चाहेगा तो। ओके, अच्छा बेटा, थ्योरी में ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने ये भी आता है कि सर हम लोग को सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहा है, हम लोग को डेज याद नहीं होता, हम लोग को लिमिट्स याद नहीं होता, तो उसकी वजह से वो बड़ा प्रेशर लेते हैं। तो ये प्रेशर तो आपको भी हुआ होगा, तो वो कितना बड़ा प्रेशर है? सर उसको ज़्यादा मतलब हाय तौबा नहीं करना चाहिए, उसका बेसिक सॉल्यूशन ही यही है कि उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि धीरे धीरे याद करते करते वो नेचुरली याद होता है। और जैसे पैनिक होंगे कि ये याद नहीं हो रहा है, इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे लिमिट्स आ गए, तो वो खाली मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, उससे ना याद हो पाता है और ना ही मतलब ये प्रेशर भी बन जाता है कि भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए यही है कि नेचुरली उसको याद करने का कोशिश करो, मतलब प्रेशर नहीं लेना चाहिए बस। सबीर, आपका क्या एक्सपीरियंस है बेटा? क्योंकि बहुत बड़ी क्वेरी होती है, मैक्सिमम हम लोग ये फेस करते हैं, या आपने उसको कुछ किया उसको इजी बनाने के लिए, या क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? सर उसके लिए आप क्यूमुलेटिव रीज़न ही बेस्ट है उसके लिए। अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, तो वीकली टेस्ट में अगर क्वेश्चन भी आ गया, कभी भी क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको याद कर सकते हैं कि ये प्रोविज़न यहाँ था, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, 15 दिन था, 20 दिन था, ऐसे था करके तो याद आ जाता है। लेकिन आप उसको पढ़ना ही है, उसी डेट को याद ही रखना है, ऐसे करके प्रेशर बनाएंगे तो ऐसे डेट बहुत सारे हैं, 1000 डेट मिल जाएंगे, तो उतना सब पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मतलब ये कुल मिला के ना ये नॉर्मल है। जैसे आप लोग को लग रहा होगा ना कि यार सेक्शन नंबर याद नहीं होता, डेज याद नहीं होता, तो भैया जो ऑल इंडिया रैंक यहाँ बैठे हैं उन लोग भी बोलते हैं हमको भी याद नहीं होता था इतना ज़्यादा वो, लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम जब आप रिवाइज करते रहते तो बहुत सारी चीज़ याद हो जाती है, कुछ चीज़ भूल भी जाते होंगे। और एक ना बच्चे बोलते हैं मैक्सिमम केस में कि सर हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं तो याद रहता है 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर, उसके बाद में कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो एकदम ही साफ हो जाता है। तो ये कोई तरीका है या आप लोग के साथ भी ऐसा होता था क्या? इसके बारे में क्या राय है बताओ? तो मेरे साथ भी होता था, अभी पढ़ा हूँ फिर अगले हफ्ते देखूंगा तो उतना कुछ याद नहीं आता था। लेकिन ऐसा था कुछ चीज़ याद आती हैं, एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक आउट नहीं होता है, कुछ चीज़ याद आती हैं तो उसके बाद उसको वापस से उसको शुरुआत करने को बन जाता है।
तो ईजी हो जाता है। तो ऐसे वीकली टेस्ट के टारगेट तक आप पढ़िए, फिर उसके बाद बीच में गैप भी हो जा रहा है तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर पीएल में वापस शुरुआत करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ याद आ रही हैं, तो कुछ कुछ चीज़ से ही शुरुआत होकर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बेटा, एक चीज़ है, जैसे जब पीएल में जब बच्चे आते हैं ना, तो उस समय बहुत उनको पैनिक हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि सर हम पढ़ रहे हैं, जैसे लॉ में पर्टिकुलरली जैसे सुनता हूँ मैं, या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में, सर हम पढ़ते हैं और ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है, तो बहुत प्रेशर होता है। तो एक चीज़ बताओ कि हम पढ़ रहे हैं, उस समय हमारे को दिमाग में भी रह रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उस समय ऐसा लगता है कि पूरा वॉश आउट है, पूरा ब्लैंक है। तो जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठते हो तो क्या रिकॉल होना चालू हो जाता है? क्या कुछ ऐसे अनुभव हुए क्या कि क्लास की भी चीज़ याद आ रही है? ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा बेटा आपका? सर जैसे अगर कोई क्वेश्चन देखा हुआ नहीं मिलता है तो ये हमारे साथ होता है कि एकदम पैनिक हो जाते हैं, लगता है कि ये तो आता ही नहीं है, और आते हुआ मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहता है, अगर उसको ध्यान से फिर से कूल माइंड से पढ़ते हैं तो वो आ जाता है। तो इसका एक जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन तक भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दूँ, आगे का क्वेश्चन बनाओ। और फिर जब थोड़ा मतलब पहले जब एग्ज़ाम चालू करते हैं तब प्रेशर रहता है, लेकिन थोड़ा लिखते जाते हैं, फ्लो में आते जाते हैं तो सब चीज़ रिकॉल होते जाता है। तो बाद में अगर उसको फिर से जाके देखें तो वही चीज़ थोड़ा समझ आने लगता है। तो अच्छा, मतलब जब एग्जाम में जब स्टार्ट करते हो उस समय इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। मतलब उस समय माइंड में थोड़ा प्रेशर रहता है, फिर एक बार फ्लो बनना चालू हो जाता तो सब चीज़ याद आना चालू हो जाती है। अपने आप रिकॉल होने लगता है। मतलब अगर नहीं भी आता रहता है तो कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है, इतना मतलब आगे ऐसे क्वेश्चन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना सारा क्वेश्चन बन गया है, ये कैसे नहीं बनेगा, ऐसा करके। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे जो एमसीक्यूज और केस सिनेरियो मल्टीपल वाले जो रहते हैं वो करीब 30 मार्क्स का है, तो उसको सॉल्व करने की उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई तैयारी करनी पड़ती है, या वो प्रोविज़न के साथ साथ अपने आप हो जाता है? और एग्ज़ाम में जब हम लोग पेपर मिला आप लोग को तो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, तो उस 15 मिनट में उसको एमसीक्यू बना लेना चाहिए, या आपके अनुसार वो 15 मिनट्स में पूरी प्लानिंग करना चाहिए कि हमको कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा प्लानिंग करना चाहिए? तो इसमें कैसा आप लोग की अप्रोच रही बेटा? सर ये हम लोग को भी लगा था कि जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है उसमें हम लोग को एमसीक्यू बुकलेट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग को जो 15 मिनट्स का टाइम है उसमें सिर्फ वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का ही क्वेश्चन पेपर मिला था। अच्छा, एमसीक्यू पेपर ही नहीं मिलता? नहीं उस मिलता, समय? नहीं मिलता। अच्छा, अब उसके 15 मिनट्स के बाद मिलता है एमसीक्यू बुकलेट। तो उसमें बेसिकली जो 15 मिनट्स मिलता है ना, उसमें ये डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन अपीयर करना है, कौन सा एक छोड़ना है और किस सीक्वेंस में करना है। तो फिर उसको अगर आपको एमसीक्यू से चालू करना है तो डिस्क्रिप्टिव वालों को साइड में रख के जब एमसीक्यू बुकलेट 15 मिनट के बाद मिल जाता है तो उसमें लगभग 25 से 30 मिनट एमसीक्यू हम लोग कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव चालू कर सकते हैं। और जो केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, वो बड़े डरावने टाइप के दिखते हैं कि 2-2 3-3 पेज का वो केस है और उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू है, तो उसकी क्या अप्रोच थी? पहले पूरा केस पढ़ के फिर बनाए, या पहले सीधा क्या अप्रोच है बेटा उसमें? नहीं सर, उसमें तो ये करते थे कि पहले क्वेश्चन से एक बार रीड कर लिए तो एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्या पूछना चाहता है। भले ही आंसर पता नहीं चलता है, लेकिन इतना पता चल जाता है कि कहाँ जब मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगा तो कहाँ से वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद जब केस को पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा हेल्प होता है। उसमें ज़्यादा हेल्प होता है। ओके। अच्छा बेटा, थ्योरी में राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में आप लोग का क्या विचार है? राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए हमको? क्या फ़ायदा, जैसे जिनकी क्लासेस चल रही है उस समय, और जब पीएल में जो बच्चे हैं, तो दोनों में रिटन प्रैक्टिस के बारे में क्या लगता है आपको? अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में पता ही नहीं रहता आंसर कैसे फ्रेम करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन कीजिए, जैसे जैसे आपका फ्लो बनते जाएगा आप उसको धीरे धीरे स्किप कर सकते हैं, एकदम से स्किप नहीं करना है। लेकिन पीएल में क्या होता है, पीएल में ना टेस्ट होता है ना कुछ होता है, अपने से करना है। तो पीएल में धीरे 1-2 दिन का गैप लीजिए, कभी कभी करना चाहिए बीच बीच में। मैं भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जब तक राइटिंग प्रैक्टिस में आपका परफेक्शन नहीं आता ना, तब तक आपको ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उसका तरीका ये होता है कि हम लोग इनवाइट करते हैं बच्चों को कि आप लोग आंसर लिख के हमको दिखाओ, ताकि हम सेटिस्फाइड हो गए कि हम ये तरह को लिखना आ गया। उसके बाद भले आप प्रैक्टिस करो नहीं करो मैटर नहीं है, लेकिन एक बार जब तक आपका सिस्टम लिखने का नहीं आता तब तक प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। इसी चक्कर में पहले नंबर भी बहुत कटे हैं मेरे शुरुआत में वीकली टेस्ट में। अच्छा, ओके। अब एक चीज़ बताओ, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में नेचुरली बहुत वास्ट है,
तो आप लोग का जो स्ट्रेटेजी था वो पूरे टॉपिक्स कवर करना होता था या सेलेक्टिव टॉपिक करना था? सेलेक्टिव टॉपिक करके गए आप, और एग्ज़ाम में भी क्या अप्रोच थी? मतलब पूरा आंसर लिखे सब, या फिर उसमें कुछ सेलेक्टिव लिखे कुछ नहीं लिखे? उसमें कैसा क्या अप्रोच थी? क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो अपने से बनते नहीं है, पूरी तरीके से नहीं आ रहे, तो उनको छोड़ देना चाहिए या जितना हो सके उसको बनाना चाहिए। क्या क्या किया आपने बेटा? सब रिवाइज करते टाइम तो पूरा ही किए थे। ऐसा था कि कुछ कुछ छोड़ दूंगा, मैं सोचा था पहले कि इतना नहीं हो पाएगा, पूरा इनफ टाइम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए, सिलेबस ख़त्म होते गए, कवर होते गए, तो लगा कि बस इतना ही तो बचा है, इसको क्यों छोड़ूं आखिरी में। फिर इसको भी कवर कर लिए थे। फिर जब एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन सर उस जो इजी से क्वेश्चन थे वो कर लिए। फिर आखिरी में जो टाइम बचा था उसमें सर आपके जो क्लास में पढ़ाते थे वो सब रिकॉल हो जाता था। तो ऐसा प्रोविज़न भी याद नहीं है, तो भी जो क्लास में पढ़े थे उसी को लिख देते थे। सर लॉ सब्जेक्ट के लिए तो मैं सेलेक्टिव स्टडी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कभी मतलब डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें फ्रूटफुल यही है कि पूरा कोर्स करने की कोशिश करें। और जो 1.5 दिन का टाइम था उसमें भी मैं यही कोशिश था मेरा कि सारा एक बार देख के कम से कम जाऊँ। और रिवीजन मल्टीपल टाइम होने के कारण वो पॉसिबल भी हुआ था कि मतलब मेरे को पूरा 1.5 दिन में सारा पूरा कवर हो गया था। ओके, मतलब एक चीज़ पक्का है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ और लगती है, अब तो क्या है 30% एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है और वो फ्री के मार्क्स है। तो अगर मतलब एक चीज़ पक्का है, या तो कोई टॉपिक अच्छे से करो या कम से कम स्टोरी बुक टाइप का पढ़ के जाओ, ताकि एमसीक्यू में तो आंसर भी तो दिए रहते हैं ऑप्शन। तो सेलेक्टिव स्टडी मेरे हिसाब से तो पाप है, मतलब थ्योरी में पूरा ही 100% करके जाना चाहिए, चाहे अच्छे से करो या जस्ट रीडिंग करके जाओ। तो ये मोटा मोटी आप लोग ने काफ़ी कुछ अच्छे से बताया बेटा। अब ये बताओ फाइनली कि एक्सेल का आपको क्या बेनिफिट मिला ओवरऑल, जो आपके रैंक की जर्नी में? क्या यहाँ के टीचिंग के बारे में और यहाँ के जो भी आपको सपोर्ट, क्या क्या चीज़ आपको हेल्प की? सर बेसिकली एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट था वो अपना पूरा जो साल भर वीकली टेस्ट था वो एक सबसे इम्पोर्टेंट था। और जो सर आप लोग का सारे फैकल्टीज़ का सपोर्ट मिला, और जो मतलब पूरा टीचिंग का जो स्टाइल था आप लोग का, और जो रूटीन था 7 से 7, वो भी मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि वो मेहनत करने के लिए ही पुश करता था। मतलब फ्री टाइम बचता है तो क्या होता है कि कभी घूमने चले जाओ या चले जाओ, और 7 से 7 क्लास होने के बाद मतलब आदमी इतना थका है कि कहीं और जाने का सोचेगा ही नहीं पढ़ने के अलावा। तो सर ये सारी चीज़ें अब एक्सेल की मुझे बेस्ट लगी। हम लोग की कोशिश भी ये रहती है कि हम लोग यहीं पे इतना करवा दें। मतलब क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, पर हमारे तरीका ये होता है, हम ये चाहते हैं कि बच्चा आ रहा है तो हमारे आंखों के सामने पढ़ ले, हमारे आंखों के सामने प्रैक्टिस कर ले। तो इसलिए ये जो टाइमिंग है हम लोग उसी लिए रखते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ही आप लोग इन्वॉल्व रहो। आपको क्या लगता है बेटा? सब मेरे को तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल गया है, जिसकी वजह से ही पढ़ने बैठा। मैं अकेले पढ़ ही नहीं सकता, सब मेरे जो अकेले पढ़ना पसंद ही नहीं है, तो कोई साथ में होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसकी वजह से मिला। फिर जो टीचर्स लोग थे उनकी वजह से, और सर जो बुक्स थी उनमें सारी कंपाइल्ड चीज़ थी। अगर क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन का रेफरेंस वहीं से ले लिए, कुछ इंटरनेट का इधर उधर का कुछ यूज़ करना ही नहीं पड़ा। तो सारे एक जगह इकट्ठा मिल गया था। मेरे को ऐसे लगा था एक फैमिली की तरह की, फ्रेंड्स भी हैं, टीचर भी हैं, बुक भी है, हर चीज़ है, तो और कुछ नहीं चाहिए था। और फाइनली बेटा, अब जो मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया था, कि क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट भी लेते हैं, उसका क्या बेनिफिट है मॉक टेस्ट सर का? मॉक टेस्ट हम लोग के 2 मॉक टेस्ट हुए थे। तो उसमें बेसिकली हम लोग इवेल्युएट कर पाते हैं कि जब एग्ज़ाम का अटेम्प्ट करेंगे तो कैसा हम लोग का परफॉर्मेंस रहेगा। मॉक 1 तक तो इतना ही रिवाइज हो पाता है कि हाँ अभी कवर हो गया है, जाके बैठते हैं देखते हैं कितना अपने को रिटेन हुआ है। फिर जो मॉक 2 था उसमें मतलब मेन जो रोल किया था वो मॉक 2 किया था, क्योंकि एक बार कंप्लीट हो गया था मॉक 1 तक। फिर जो सेकंड था उस बीच में जो टाइम पीरियड था उसमें अपने को अच्छे से रिवाइज करने का टाइम मिला। तो सब पहले रिवीजन किया था तो पहले रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया था, तो ओवर भी मिल गया था। लेकिन जब फर्स्ट मॉक दिया तो उसमें पता चला कि कुछ कुछ और एरिया बचे थे जो एकदम लाइटली ले लिए थे हम लोग, तो उससे कुछ और नए क्वेश्चन मिले। तो ऐसे करके सेकंड रिवीजन में था, तो सेकंड रिवीजन में गया तो सारे चीज़ को वापस एक बार डीप एनालिसिस हो गया था। तो उसके लिए मॉक तो ज़रूरी है, तो सेकंड मॉक में पूरा हो गया था तब तक। फिर पीएल के लिए बहुत रिवीजन हो गया था तब। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल में इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया, तो इनका ज़रूर से आप फ़ायदा उठाइएगा, और ताकि आप लोग भी रैंक ला पाएँ। तो स्वयं और समीर, आप लोग को बहुत बहुत बेटा बधाई हो, और हमारे एक्सेल परिवार की तरफ से
आप लोग को बहुत शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि सीए फाइनल में भी आप ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक लेकर आए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू.